नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए लाइव के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर गंगा सहाय मीना इस लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है महामारी और मीडिया। मित्रों, हमारे कदम कदम पर सूचनाओं का अंबार है। घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टीवी ऑन करिए, मोबाइल ऑन करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह सिर्फ सूचनाएं सूचनाएं हैं। लेकिन महामारी के दौर में इन सूचनाओं का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग घरों में बंद हैं। 2 महीने से ज़्यादा समय से हम भी घरों में बंद हैं। ऐसे समय में इन सूचनाओं को हम कैसे ठीक ढंग से एक्सेस करें, कौन सी सूचनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं, इन्हीं सब बातों पर विचार विमर्श करने के लिए 2 महत्वपूर्ण पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर आनंद प्रधान और सर्वप्रिया सांगवान जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है, प्रोफेसर आनंद प्रधान जी और सर्वप्रिया सांगवान जी। आज हम बात कर रहे हैं महामारी और मीडिया विषय पर। हम सूचनाओं से इतने घिरे हुए हैं, इतनी ज़्यादा सूचनाएं हैं, और अब जब घर में बंद है तो सूचनाएं एकमात्र रास्ता है। लेकिन जिस तरह से इन सूचनाओं के अंबार में हम फंस गए हैं, तो हम ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन सी सूचना प्रामाणिक है, कौन सही रिपोर्ट कर रहा है, कौन गलत रिपोर्ट कर रहा है। तो मैं शुरुआत आपसे करूंगा प्रोफेसर आनंद प्रधान जी, कि आपको क्या लगता है कि इस महामारी के दौर में मीडिया ने अपनी कैसी भूमिका निभाई है? जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट्स कितनी प्रामाणिक है, और आम जनता उनको किस ढंग से देख रही है, खासतौर पर मीडिया की भूमिका को इस दौर में? गंगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में बुलाने के लिए। मैं समझता हूं कि देखिए क्या है कि जो सूचनाएं हैं और खास करके तथ्यपूर्ण सूचनाएं और जानकारियां क्राइसिस के समय में, संकट के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि माना यह जाता है कि जब संकट में आप होते हैं, उस समय सूचनाएं आपके लिए जैसे हवा, पानी और एक तरह से खाने की तरह है। उस पर आपका जीवन निर्भर करता है। अगर आप उसके बारे में सही सूचनाएं आपको नहीं मिलती हैं, तो आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो माना ही जाता है कि सबसे ज्यादा लोगों को सूचनाओं की जरूरत संकट के समय में, क्राइसिस के समय में होती है। और महामारी से बड़ी क्राइसिस तो कोई हो नहीं सकती है। ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, और एक ऐसे दौर में सही सूचनाएं, तथ्यपूर्ण सूचनाएं, वस्तुनिष्ठ सूचनाएं, यानी कि ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए। पर मुश्किल यह है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जो सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है। उस दौर में सही सूचनाएं लोगों तक पहुंच पाना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। और एक खतरा यह भी हुआ इस दौर में कि जैसे ये एक तरह से इस कोरोना वायरस के बारे में लोगों के बीच जानकारियां पहुंची, तो इसके इन्फेक्शन को लेकर के एक जो चर्चा शुरू हो गई, वो ये हो गई कि ये अखबारों के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए भी फैलता है। तो लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया। अखबार एक ऐसा माध्यम था जिसके जरिए बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचती थी, तो लोगों तक अखबार पहुंचना बंद हो गया। एक तरह से हमारे देश में दुर्भाग्य यह है कि भारत जैसे विकासशील देश में रेडियो की पहुंच पिछले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में बिल्कुल सीमित हो गई है। तो अब लोगों के पास जो सूचनाओं के माध्यम के रूप में रह गया, वो टेलीविजन था, और दूसरा माध्यम था सोशल मीडिया या व्हाट्सएप। दुर्भाग्य है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर, और बहुत हद तक हमारे मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनलों पर भी, जिस तरह की सूचनाएं परोसी गई, जिस तरह की जानकारियां लोगों को दी गई, उसको बहुत सारे लोग इस समय एक नाम दे रहे हैं इंफोडेमिक की। यानी इस तरह की सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई गई जो न सिर्फ झूठी थी, जिसमें बहुत सारा एक तरह से अफवाहें थी, जिसके बारे में जिसको जो समझ में आ रहा था उस तरह की जानकारियां दे रहा था कि इससे ठीक होने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। और उसमें कई तरह की, जो जिसको हम कहते हैं ना
कि जानकारियां जिनका कोई सिर पैर नहीं था, इस तरह की जानकारियां फैलाई गई। और इतनी ज्यादा जानकारियां, जो आपने शुरू में अपनी बातचीत में कहा कि इतनी ज्यादा जानकारियां फैलाई गई कि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसको इसको कैसे समझें, वो इसके माने कैसे निकालें। तो मुझे लगता है कि अगर पहली बात मैं ये कहूं तो सबसे बड़ी मुश्किल इस पिछले कुछ दिनों में ये रही कि लोगों, और इसके कारण आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इस गलत सूचनाओं के कारण बहुत सारे देशों में और खुद भारत में लोगों की जान गई है। यही नहीं, लोगों में एक तरह से एक कम्युनल हैट्रेड यानी सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हुआ, समुदायों के प्रति विद्वेष पैदा हुआ। जो इसके मरीज थे उनके खिलाफ एक तरह से स्टिग्मा फैल गया। मतलब एक तरह से लोगों ने जो कोरोना से पीड़ित लोग थे उनको अपना दुश्मन मान लिया। आपने कई खबरें इस तरह की पढ़ी होंगी कि डॉक्टरों पर अटैक हुआ, उनको सोसाइटी में अपने फ्लैट में आने से रोकने की कोशिश हुई। ये सब गलत सूचनाओं के कारण हुआ, इन्फोडेमिक के कारण हुआ। एक तरह से आपने इस पूरी बीमारी को स्टिग्मेटाइज कर दिया। तो ये एक बड़ा खतरा पैदा होकर के आया, और इसमें मैं मानता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की भी, खास करके कई टेलीविजन न्यूज चैनलों की, भारत के अगर संदर्भ में मैं बात करूं तो बड़ी गड़बड़ और खराब भूमिका रही है। अब मेरे ख्याल से महामारी की रिपोर्टिंग करने में सबसे बड़ी चीज है कि उस महामारी के बारे में तथ्यपरक और वैज्ञानिक चीजें उपलब्ध कराना। सर्वप्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मौजूदा महामारी है कोविड-19, इसके बारे में जो जिस मीडिया को आप फॉलो करती हैं, हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया, उसने कितना वैज्ञानिक चेतना फैलाने की कोशिश की कि वायरस क्या है, वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस कैसे अलग है, और आपकी जानकारी में कितने वायरस विज्ञानियों को अपनी बातचीत में आमंत्रित किया आम लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए? जी। गंगा जी, अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, क्योंकि मैं बीबीसी में काम करती हूँ और हम फरवरी से ही इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, और शुरू से ही क्योंकि हम एक इंटरनेशनल मीडिया है, तो बाहर से जितना भी हमें जो भी खबर जब भी मिल रही थी, मुझे अभी भी याद है कि फरवरी के आखिर में मैंने सबसे पहले एक एक्सप्लेनर इसी पे बनाया था कि कैसे चाइना कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए एक अलग अस्पताल बना रहा है, और दावा उनका था कि वो 10 दिन में या 7 दिन में बना लेंगे, जो ऑलरेडी उन्होंने सार्स के वक्त भी इस तरह के एक हॉस्पिटल बनाया था 2002-2003 में। तो हम तब से ये कर रहे हैं, इसको लेकर हम पूरा दिखा रहे हैं, और साथ ही जितना भी काम किया, मतलब एक्सपर्ट से, अलग अलग तरह के एक्सपर्ट से, चाहे वो वायरोलॉजिस्ट हों, एपिडेमियोलॉजिस्ट हों, साइंटिस्ट हों, सबको लेकर हमने बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया है, बहुत सारा कंटेंट बनाया है। इंग्लिश, बीबीसी की अलग अलग लैंग्वेज सर्विसेज ने। लेकिन समस्या ये, जैसे आनंद प्रधान जी ने कहा कि समस्या सबसे पहले यही रही, क्योंकि एक जो कंफर्मेशन बायस है आज के लोगों में बहुत ज्यादा बैठ गया है, कि जो वो सुनना चाहते हैं वो वही उस पर ज्यादा यकीन करते हैं, कि जो उनका जो मन में ऑलरेडी उनके दिमाग में है। तो बहुत शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई जब हम बताने लगे, जैसे शुरू में ये बात उठने लगी कि गर्मी से शायद कोरोना वायरस में कमी आ जाएगी, या उससे ठीक हो जाएगा जल्दी, क्योंकि इंडिया में तो गर्मी होती है, और मई जून में, अब आप मई आ गया, आप देख लीजिए अभी कोरोना का क्या हाल है यहाँ पर। और हमने जब ये वीडियो बनाया कि क्या गर्मी से कोरोना पे कोई असर पड़ेगा या नहीं, और हमने अलग अलग जो स्टडीज अब तक हुई थी तब तक, और जितने भी एक्सपर्ट्स उनको लेकर जब हमने रखा, लोगों के सामने एक्सप्लेनर बनाया, समझाया, तो लोग उसको मानने को तैयार नहीं थे। तो ये कि जो कंफर्मेशन बायस है, वो बड़ा मुश्किल होता है कि महामारी के वक्त में आप सूचना तो देना चाहते हैं लोगों को, लेकिन लोग सूचना कितनी पाना चाहते हैं या कितना उसको समझना चाहते हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अ, जब से महामारी ये शुरू हुई है, और जैसा प्रधान सर ने भी कहा कि किस तरह से बहुत ही कई सारे नेताओं ने भी और कई बड़े लोगों ने भी इस पे फेक न्यूज की तरह और गलत जानकारी काफी फैलाना शुरू किया अपने लिए। जैसे अब थोड़े टाइम पहले बोला था इन्होंने, ट्रम्प जी ने बोला था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि अगर आप कोई डिसइंफेक्टेंट पी लेंगे तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं, शायद उससे सब ठीक हो जाए। थोड़े दिन बाद जब लोग थोड़े दिन बाद कह रहे हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन उसी बीच में वहां अमेरिका के कुछ लोगों ने एक्चुअली में डिसइंफेक्टेंट पीकर और ट्राई कर लिया, और उनकी मृत्यु हो गई। और भी जैसे बोल्सोनारो हैं, वो कह रहे थे नहीं नहीं, ये तो, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, कि नहीं नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसे आम फ्लू है, इसको ज्यादा लेकर मत वो करिए। इंडिया में भी शुरू में यही कहा गया था कि पैनिक मत करिए, इसको लेके कोई बड़ी बात नहीं है, और सब चीजें। तो पहले ही ऐसे देश में, इंडिया जैसे देश में, जहां पर हेल्थ रिपोर्टिंग
और हेल्थ का जो मुद्दा है उसको लेकर पहले ही इतना लोग कैजुअल रहते हैं, इतना ज्यादा उसको लेके कभी बात नहीं होती है। तो वहां पर अगर आप छोटी सी भी बात ऐसे कह देंगे कि नहीं नहीं इसके ऊपर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतने लोग तो यहाँ पे रोज मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, इससे मर जाते हैं, तो वो कैजुअल अप्रोच और कैजुअल हो जाता है और फिर और मुश्किल होती है। और खासकर रिपोर्टिंग करते हुए बहुत मुश्किल होती है इस तरह से कि जो रिपोर्टर है वो अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। दूसरा एक चैलेंज बहुत बड़ा है इस वक्त हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि हमें सारा सरकारी आंकड़ों पर ही डिपेंड करना पड़ रहा है इस वक्त, कि जो सरकार हमें जो आंकड़े बताती है किसी भी चीज को लेकर कि कितने लोग अभी बीमार हैं, संक्रमित हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोग ठीक हो गए हैं, कौन सा स्टेट में क्या है, वो हमें सब सरकारी आंकड़ों पे डिपेंड करना पड़ रहा है। हम उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है इस वक्त। दूसरा चैलेंज ये है कि हम बाहर जाकर, क्योंकि अब तो फिर भी कुछ लोग निकलने लगे हैं, रिपोर्टर सब ज्यादा जाने लगे हैं बाहर अलग अलग जगहों पे, लेकिन चैलेंज ये भी है कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। बहुत टाइम तक 2-2.5 महीने हम अपने ऑफिस से या अपने घर से काम करते रहे हैं, और बाहर जाना, क्योंकि रिपोर्टर को अपना भी देखना है, अपनी सुरक्षा के बारे में भी देखना है, उसको ये भी देखना है कि लॉकडाउन है और सब चीजें हैं, तो वो भी एक बड़ी मुश्किल रही कि ये चुनौती थी कि वो इन्फॉर्मेशन हम लाए कहाँ से। कि अभी भी आज भी यही समस्या है कि चाहे किसी भी देश के कोई भी सरकार हो, उसी के आंकड़ों पे हम बैठ के हम लोग रिपोर्टिंग करें कि हाँ इतना इतना ऐसे है वैसा है और ये सब हो रहा है। और आप सोचिए कि 1918 में एक स्पेनिश फ्लू आया था। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग शुरू में यहाँ पे भी बात कह रहे थे कि चाइनीज फ्लू कहिए इसको, चाइनीज फ्लू कहिए, किसी ने तर्क दिया कि नहीं चाइनीज ऐसे किसी के देश के नाम के आगे आप ऐसे नहीं बना सकते, फ्लू है और ये कोई बीमारी है इस तरह से, या कोई किसी भी बीमारी का नाम किसी देश के साथ मत जोड़िए। तो किसी ने कहा कि नहीं तो स्पेनिश फ्लू भी तो हुआ था। हालांकि स्पेनिश फ्लू के पीछे भी एक यही जानकारी है कि 1918 1920 तक जो स्पेनिश फ्लू और महामारी फैली दुनिया में, वो स्पेन में तो शुरू ही नहीं हुई थी, वो अफ्रीका में कहीं ओरिजिन हुआ था और फिर यूरोप में फैला। लेकिन ये जो वॉर टाइम के अंदर वहां की जो मीडिया थी वो लोगों तक ये बात पहुंचाना नहीं चाहती थी, उसको सप्रेस कर रही थी, वहां की सरकार सप्रेस कर रही थी कि ताकि लोगों का मनोबल ना टूट जाए। वॉर टाइम में आप एक स्पेनिश फ्लू के नहीं फ्लू के बारे में बात करो, एक महामारी के बारे में बात करो, तो वहां पे तो बात ही शुरू नहीं हुई। लेकिन स्पेन क्योंकि न्यूट्रल था तो ने ये बात छुपाई नहीं। वहां के नेता भी वहां पे जब बीमार पड़ने लगे इस फ्लू से, वहां की मीडिया ने काफी इसको जोर शोर से उठाया और उसके बाद स्पेनिश फ्लू ही इसका नाम पड़ गया। तो ये देखिए कि मीडिया किस तरीके से काम करती है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे, कभी इस तरह की जस्टिफिकेशन देते हुए कि लोगों का मनोबल नहीं टूटे, देश का मनोबल नहीं टूटे, आर्मी का मनोबल नहीं टूटे, डॉक्टर्स का मनोबल नहीं टूटे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो तो इन्फॉर्मेशन है। पत्रकार ये नहीं मनोबल के बारे में नहीं सोच सकता है कि किसका मनोबल टूटेगा नहीं टूटेगा। इन्फॉर्मेशन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है किसी भी पत्रकार के लिए कि वो दे। और दूसरा ये भी है कि लोग भी उसको उस तरह से ग्रहण करें, जिसके बारे में शायद मैं आगे बात करूं कि एक्चुअली में लोग कैसे परसीव नहीं करते हैं। जो मीडिया लिटरेसी है वो बड़ी एक प्रॉब्लम है कि लोग, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये चीज हो सकती है तो वो हो सकती है नहीं सुनते हैं, वो सीधा इसको सुनते कि नहीं नहीं ये होगी या ये नहीं होगी। आप शब्दों के लेकर जो लोगों को जो परसीव करते हैं शब्दों को किस तरीके से, और हम जो एक्चुअल में सिर्फ बैलेंस रखने के लिए उसको और प्रॉपर सही एकदम सटीक इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्यों ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि कहीं पर भी उसको कंफर्मेशन ना दे दे हम, अगर कोई चीज में हम कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग उसको वैसे ही परसीव करते हैं कि नहीं या तो कोई चीज है या तो चीज नहीं है। अगर आप उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल पे भी चीजें बताने लगेंगे तो आपको सीधा एक कमेंट में बोलेंगे नहीं होगी कि ये चीज नहीं होगी, हमें उस और इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। तो खैर ये सब चैलेंजेस हैं जो मुझे लगा कि यहाँ पर मैंने देखे हैं। इंटरनेशनल मीडिया होने के नाते हम तो उसके बारे में बहुत शुरू से काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की जो मीडिया है, इंडियन मीडिया है, वहां पे इसको लेके बहुत कम इंफॉर्मेशन सामने आई। अगर हम घर से भी काम कर रहे हैं या सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा तरीका था कि हम सिर्फ वो जानकारी लोगों को दे जो हमारे पास कंफर्म्ड है, अलग अलग जगहों से अलग अलग एक्सपर्ट से बात करके। लेकिन ज्यादातर लोग मतलब पत्रकार खुद ही एक्सपर्ट बने हुए थे इसको लेके, ये तो मैंने यही नोटिस किया इसमें। प्रोफेसर प्रधान, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने बात कही कि आंकड़ों की बात तक तो ठीक है कि आंकड़े सरकार देती है, उन्हीं पे हमको भरोसा करना होता है, लेकिन जो वैक्सीन को लेकर के या दूसरी जो वैज्ञानिक पक्ष है इस बीमारी के, उनको लेकर के इतनी एक उपेक्षा भाव भारतीय मीडिया में क्यों दिखाई पड़ा?
जैसे मैं लगभग रोजाना प्राइम टाइम के वक्त 8 से 9-10 बजे तक टीवी हम सब लोग देखते हैं, लेकिन कोई वायरस विज्ञानी वहां पे नहीं दिखाई दिया। रोजाना वैक्सीन के दावे होते हैं कि आज इस देश ने वैक्सीन बना लिया है, इस देश ने, जबकि कोई वैक्सीन अभी तक सामने आया नहीं है, कोई मुकम्मल दवा नहीं आई है। तो रिसर्च पेपर बहुत सारे छप रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के जो भी साइंस की मैगजीन्स हैं, मेडिकल साइंस के मैगजीन, उन्हें लगातार एक से एक के बाद एक रिसर्च पेपर कोरोना वायरस के बारे में छप रहे हैं, लेकिन उनको लेकर डिस्कशन हिंदी मीडिया में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा क्यों? देखिए, इसके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं कहूंगा ओवरऑल उसकी एक बड़ी वजह यह है, जो इस कोरोना वायरस क्राइसिस ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमारे न्यूज रूम में एक तरह से स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट नहीं है जो हेल्थ जैसे या पब्लिक हेल्थ जैसे विषय को उसकी बारीकी के साथ कवर कर सके। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में हेल्थ को या हेल्थ रिपोर्टिंग पर हमें ट्रेंड लोगों को, एक एक्सपर्ट किसी व्यक्ति को रखना चाहिए, इस तरह की समझदारी नहीं है। एक तरह से उनको लगता है कि ये बेकार का खर्च है, हमें पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट रखना चाहिए, हमें क्राइम रिपोर्टर रखना चाहिए, हमें बिजनेस और फाइनेंस के लिए रिपोर्टर रख लेना चाहिए, लेकिन हेल्थ के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्टर कोई हो, इस तरह की सोच नहीं है हमारे देश में। और इसका नतीजा यह हुआ कि आज देश में कुछ एक अखबारों के न्यूज रूम को अगर छोड़ दें, अब मैं उंगलियों पर गिन सकता हूं कि ये देश के 10 महत्वपूर्ण हेल्थ रिपोर्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, जो उसकी बारीकियों को एक हद तक समझते हैं। अब जैसे आप इंटरनेशनल मीडिया में देखिए, CNN के जो चीफ मेडिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉक्टर संजय गुप्ता, वो बाय प्रोफेशन, बाय ट्रेनिंग वो MBBS डॉक्टर हैं। आप दुनिया के और कई बड़े अखबारों में देखिए तो उनके यहां जो इस तरह के विषयों पर लिखने वाले लोग हैं या उसको रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो उस फील्ड से आते हैं, क्योंकि उस तरह के फील्ड के लोग अगर होंगे तो आपको उस पर खर्च भी करना पड़ेगा, उसको उसकी ट्रेनिंग पर खर्च करना पड़ेगा। तो भारतीय मीडिया में ये एक बड़ी समस्या है और बहुत सारे ऐसे बीट हैं। आप जैसे देखिए, इस दौरान माइग्रेंट लेबरर्स की क्राइसिस, यानी जो प्रवासी मजदूरों का संकट भी इस महामारी का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन जैसे सरकार इस मामले में सोती हुई पकड़ी गई, या ये कह लीजिए कि सरकार को भी ये अनुमान नहीं था कि ये संकट इतना बड़ा और ऐसा बड़ा होगा, ठीक उसी तरह से मीडिया भी इस मामले में फेल है। उसको भी ये अंदाजा नहीं था कि ये संकट इस तरह से उभर करके आएगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे न्यूज रूम में लेबर कवर करने वाले, श्रम को कवर करने वाले रिपोर्टर एक भी नहीं। किसी भी अखबार और न्यूज चैनल की आप बात कर लें, उसमें शायद ही कोई इक्का दुक्का हो जो एक्सक्लूसिवली लेबर कवर करता हो, श्रम को कवर करता हो। एक कोई रिपोर्टर होगा जो हो सकता है फाइनेंस भी कवर करता हो, वो बिजनेस भी कवर करता हो, उसके साथ साथ कभी कभी लेबर मिनिस्ट्री भी कवर कर लेता होगा। लेकिन लेबर इशू, एक शहर के अंदर लाखों मजदूर हैं, ये एक जो इनको हम कहते हैं ना, इनविजिबल लोग हैं। इन इनविजिबल लोगों को, जो अदृश्य लोग हैं, हमारे लोगों की निगाह से, हमारे पॉलिसी मेकर की निगाह से, हमारे जर्नलिस्टों की निगाह से, हमारे मीडिया की निगाह से, वो जब अचानक सामने आ गए तो सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए। उसको कैसे कवर करें, इसका किसी के पास समझदारी नहीं थी। तो एक तरह से मैं समझता हूं कि इसने भारतीय मीडिया में जो स्पेशलिटी की कमी है, जो डेडिकेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट्स की कमी है, रिपोर्टर्स की कमी है, उसको एक्सपोज किया है। दूसरी बात यह है, जैसे आपने सवाल उठाया, सरप्रिया ने भी कहा कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आए। अब साइंस के साथ समस्या यह है कि साइंस की बारीकी को भी हमको समझना चाहिए। साइंस कभी भी किसी चीज को लेकर बहुत कंफर्म नहीं होता, वो हर चीज एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हर तरह से उसको वो एक तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में भी कोरोना को भी समझने की कोशिश की जा रही है, कई एंगल से समझने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए उसमें कोई भी बात सर्टेनिटी के साथ नहीं कही जा सकती है, निश्चित होकर के नहीं कहा जा सकता, जिसकी तरफ सरप्रिया कह रही थी कि हमें इस बात को इस रूप में कहना पड़ता है कि ऐसे भी हो सकता है। तो जो रिसर्च पेपर्स हैं, वो रिसर्च पेपर्स में इस तरह की लिमिटेशंस के बारे में, कितने लोगों पर वो रिसर्च हुआ, उस रिपोर्ट को हम कितना ऑथेंटिक मान सकते हैं, उसको वो पीयर रिव्यूड जर्नल में छपा कि नहीं छपा, तो इस तरह के कई ऐसे जिसको हम सवाल कहते हैं कि ये एक रिपोर्टर के अंदर अगर वो हेल्थ जर्नलिज्म में या साइंस जर्नलिज्म में ट्रेंड नहीं है, तो वो एक अच्छे रिसर्च पेपर को पढ़ना
और उसको कैसे रिपोर्ट करना है ये भी नहीं जान सकता है। तो वो ये रिपोर्ट करेगा कि टमाटर खाने से आपको जुकाम हो सकता है और टमाटर न खाने से आपको ये समस्या हो सकती है। ऐसी ही रिपोर्टिंग हमारे यहाँ देश में हेल्थ के नाम पर होती है। तो ये इसने एक तरह से एक्सपोज कर दिया है हमारे जर्नलिज्म को, और क्राइसिस के समय में ये बात उभर करके सामने आई है कि चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे एक तरह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का इशू है, इन सब मामलों में हमारे पास अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट्स नहीं है जो ट्रेंड हो और इसको बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। दूसरे ये भी एक समस्या है कि कई जगहों पर अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो ट्रेंड हैं, जिनकी समझदारी है, उनको मौका नहीं मिलता चैनल पर या अखबारों में। उनको एक तरह से समझ लिया जाता है कि अरे ये तो बहुत सॉफ्ट बीट वाले हैं, हमें तो पॉलिटिक्स कवर करनी है, हमें तो फाइनेंस कवर करनी है, हमें तो बिजनेस कवर करना है। अगर आप अपने इस तरह के रिपोर्टर्स को मौका नहीं देंगे इस तरह की चीजों को कवर करने के लिए, और उसको जगह नहीं देंगे अपने चैनल पर और अपने अखबार में और अपने सोशल मीडिया पर या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो वो अपनी रिपोर्टिंग कैसे करेगा। और चौथी जो बात आपने खुद कही उसको तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में टेलीविजन चैनलों पर खास करके जिसकी सबसे ज्यादा रीच है, और एक बात गौर करिएगा कि अभी जो हाल में बार्क के आंकड़े आए टीआरपी के, वो ये बता रहे हैं कि इस संकट के दौरान टेलीविजन न्यूज चैनलों की व्यूअरशिप कई गुना बढ़ गई। जो लोग सिनेमा देखते थे, स्पोर्ट्स देखते थे, म्यूजिक सुनते थे, वो लोग भी न्यूज सुन रहे हैं, क्योंकि संकट के समय लोग खबरें चाहते हैं, लोग जानकारी चाहते हैं, अपने को आश्वस्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक तरह से एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्ड करता है एक सही जानकारी। तो जब इनकी एक तरह से देखिए व्यूअरशिप बढ़ रही थी, पर ये चैनल क्या दिखा रहे थे? क्या ये सही सूचनाएं लोगों को दे रहे थे? क्या इनके पास सही सूचना देने के लिए लोग थे? तो नतीजा ये था कि वहां अभी भी हिंदू मुस्लिम डिबेट चल रही थी, वहां अभी भी भारत पाकिस्तान डिबेट चल रही थी। वहां जिस विषय पर उनको, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक एपिडेमोलॉजिस्ट बुला लिया आपने स्टूडियो में, आपने एक डॉक्टर बुला लिया, पर आप उससे बात कैसे करेंगे जब आपका एंकर ट्रेंड ही नहीं है? आपका एंकर तो हिंदू मुसलमान में ट्रेंड है, वो तो हिंदू मुसलमान पर कम्युनल डिबेट कर सकता है। वो हेल्थ के बारे में उसको कोई जानकारी ही नहीं है, उसने पढ़ा ही नहीं कभी, क्योंकि कभी इस तरह की रिपोर्टिंग या कभी इस तरह के विषय पर चर्चा नहीं हुई। आप पिछले 2 साल में, 4 साल में आप उठा करके देख लीजिए कब इन्होंने हेल्थ पर डिस्कशन किया है, कब इन्होंने पब्लिक हेल्थ पर विषय पर बातचीत की है। तो एक तरह से हमारी जो कमजोरी है, हमारे एडिटर्स की जो कमजोरी है, हमारे चैनल के जो एंकर्स की कमजोरी है, वो एक्सपोज होकर के सामने आ गई। जी, आपने अपनी बातचीत में कहा, मजदूरों के सवाल को उठाया, और इन दिनों आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, मजदूरों के ऊपर लाइव रिपोर्टिंग, लंबी रिपोर्ट्स आ रही है लगातार। लेकिन हमने ये रिपोर्ट्स पहले कभी न्यूज़ चैनलों में नहीं देखी, खास तौर पर न्यूज़ चैनलों में। मैगजीन्स वगैरह में कुछ जो लेफ्ट ओरिएंटेड मैगजीन है उनमें मजदूरों के सवाल आते रहे। मीडिया में अब हर कहीं मजदूरों के सवाल है। आपको क्या लगता है कि ये क्या वास्तव में मीडिया मजदूरों के बारे में सोच रहा है और उनका हित चाहता है, या ये पूंजीवादी मीडिया का एक क्षणिक एक दौर है जो इसकी बाजार की रणनीति का हिस्सा है, और जैसे ये महामारी खत्म होगी ये सहानुभूति भी खत्म हो जाएगी? देखिए, जिस तरीके से सरकार को कोई आइडिया नहीं था कि उसको किस तरह से अपनी योजना बनानी है और किस तरह से जो लॉकडाउन उन्होंने एकदम से किया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उन्होंने किस तरह की तैयारी उसके लिए करनी चाहिए थी या कैसे अगले ही दिन उसके लिए कदम उठाने चाहिए थे। वैसे ही मीडिया ने भी ये नहीं सोचा था कि कुछ ही दिन में इस तरह का एक इतनी बड़ी क्राइसिस सामने आ जाएगी कि माइग्रेंट्स अपने अपने घरों की ओर लौटने लगेंगे और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। और मतलब जिस चीज के लिए आप सरकार को अगर आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, उसी के लिए मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो दूरदर्शिता जो मीडिया के पास होनी चाहिए थी, उन्हें भी पता होना चाहिए था कि अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस जगह पर जाकर होगा, किन लोगों को, किस तबके को सबसे ज्यादा होगा। उनको कोई आइडिया नहीं था। शुरू शुरू में एक दो कोई लोग निकले इसके लिए रिपोर्टिंग करने के लिए। फिर जब वो रिपोर्टिंग लोगों ने पसंद करनी शुरू की या लोगों ने उसको देखना शुरू किया और दिखा कि हाँ भाई, मैं सही आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि जब लोगों को लगा कि हाँ इसमें तो बहुत अच्छा नंबर आ रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है, तो धीरे धीरे बाकी वेबसाइट्स के रिपोर्टर्स वहां पे चलने लगे, जाने लगे, निकलने लगे, और वो भी यही सब दिखाने लगे कि हाँ वो छोटा सा किसी को रोते हुए दिखा देंगे, किसी की प्रॉब्लम दिखा देंगे और उसके ऊपर खूब नंबर है, शेयर हो रहा है। और इसी तरह से धीरे धीरे फिर टीवी वालों ने पकड़ लिया। अभी मैं दोस्तों से कहीं कहीं
बड़ी क्लिप्स देख रही हूँ कि जिन लोगों को कभी कोई आइडिया ही नहीं था, मतलब कि जो सरकार का ही ज्यादा हमेशा पक्ष दिखाते थे, वही लोग अब सरकार से इस बात पे सवाल कर रहे हैं कि मजदूरों को आप क्यों नहीं टाइम से पहुंचा रहे हैं, या क्यों आप उनके ऊपर सवाल हो रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, अगर क्योंकि मजदूर अभी आपको रोते दिख रहे हैं तो आपको दया आ रही है। सही बात है कि जो लोग भी जो इनको देख रहे हैं उनको दया आ रही है, लेकिन जिस दिन ये मजदूर उठ के बोल देंगे कि नहीं, हमारी इस दुर्दशा के लिए ये लोग, जो सरकार है, चाहे कोई भी सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये लोग जिम्मेदार हैं कि उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा, उस दिन से सहानुभूति भी खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि हम इतना ज्यादा एक बटा हुआ समाज है ये देश में, कि हर चीज को इस तरह से बाइनरी में ही देखेगा। उनके अपने अपने पाले हैं, और ज्यादातर पॉलिटिकल तरीके से ज्यादा बटे हुए हैं लोग। तो वो अपना, जब उनको जहां पे भी उनको अपनी पॉलिटिक्स पे अटैक दिखेगा, कि या अपने पॉलिटिशियन पे अटैक दिखेगा, वो उनकी सहानुभूति वहां से खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये भी है कि जैसे आनंद सर भी कह रहे थे कि रिपोर्टिंग के लिए कोई, सर तो कह रहे हैं कि हर एक बीट का एक रिपोर्टर होना चाहिए। मैं कह रही हूँ रिपोर्टिंग रिपोर्टर्स ही नहीं है अभी तो फिलहाल। मतलब अगर मैंने प्रिंट में शायद रिपोर्टर्स तो है, अलग अलग बीट के होते भी अभी भी कहीं कहीं कुछ बचे हुए हैं, लेकिन वेबसाइट्स या न्यूज चैनल्स पे या मैगजीन्स पे अलग अलग बीट का तो मैंने कभी कोई देखा ही नहीं इस तरह से रिपोर्टर की नहीं, ये रूरल रिपोर्टर है, और ये लेबर रिपोर्टर है, ये लॉ रिपोर्टर है, या ये हेल्थ रिपोर्टर है, ये साइंस रिपोर्टर है, या ये, मतलब ये सब तो हमने कभी बहुत टाइम से, मुझे तो 9 साल हुए हैं बस अभी, लेकिन 9 साल से मैंने तो अभी तक अपनी लाइफ में देखे नहीं कि इस तरह के भी रिपोर्टिंग वाले लोग होते हैं। अभी तो सब इवेंट रिपोर्टिंग हो रही है, मजदूरों के लिए भी जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इवेंट रिपोर्टिंग ही है। वो इस इवेंट को बस एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, लोग जा रहे हैं पैदल पैदल, अब इनको इनसे पूछ लो भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया, बस हो गया, ये रिपोर्टिंग है। लेकिन उसके अलावा भी मजदूरों के बहुत सारे सवाल हैं, और बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे पहलू हैं उसको कवर करने के लिए, कि कैसे अब तक ये इतना बड़ा तबका, मतलब लाखों लोग अब तक, मतलब वो इतने नजरअंदाज किए किए गए हैं, और कभी कोई नहीं पूछता कि इनको दिहाड़ी इतनी कितनी मिलती है। कभी कोई नहीं पूछता इनके काम के घंटे कितने हैं। कोई नहीं पूछता है कि इनके इनके पास हित क्या है इनके, या कि इनके पास कौन से राइट्स हैं। अगर मान लीजिए, मैं खुद देखा हुआ है मुजफ्फरपुर में शायद, या मुरादाबाद में, सॉरी, मुरादाबाद में हम गए, वहां पर पीतल का काम होता है, और पीतल के जो जितने भी मजदूर हैं वहां पर, क्योंकि वो बिल्कुल मिट्टी में काम होता है, तो उनको जो लंग डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारे लेबर कानून को उठा के देख लीजिए, मैं खुद लॉ स्टूडेंट, मतलब पढ़ चुकी हूँ, लॉ खत्म कर चुकी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि लॉ उठा के देखिए, वहां पर भी इस तरह के इतने डाइल्यूट लॉ हैं लेबर के लिए कि उसको अपना हक कभी मिल ही नहीं सकता है। अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है उसी के दौरान जो अपना काम करते हैं, और होती है, उसमें को डिवाइड किया हुआ है कि ये ए बी सी, ए होगा तो इतना मुआवजा, बी और तो इतना, सी तो इतना, ऐसा मुआवजा, इस तरह से सब किया हुआ है। लेकिन वो इतना गरीब इंसान है, अगर उसको मुआवजा वो नहीं भी देगा कोई, तो कौन पूछने वाला है? वो जाएगा किधर? किससे किससे जाके वो अपना मांगने वाला है, किससे जाके बोलेगा? क्योंकि वो उतना सक्षम ही नहीं है कि वो अपना आप ले ले, क्योंकि अगर वो लड़ेगा तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। वो कभी कह ही नहीं सकता कि मेरी दिहाड़ी तो जितनी तय है आप उतनी दीजिए। किससे जाके बोलेगा? एक और जगह पे जो हमने किया था, एक रिपोर्ट की, जादूगोड़ा झारखंड से, तो वहां पे भी जो लेबर्स थे, जो कि अस्थाई जो लेबर है, उनका मुद्दा उठाया था। अभी उस लॉ को अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि कोई ऐसा काम, सरकार ने खुद लिखा है उस लॉ में, कि कोई ऐसा काम जो बहुत लंबे वक्त के लिए है, उसमें आप अस्थाई मजदूर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लॉ है। अब वो इतना लंबा काम है कि 1969 से वहां पर वो माइनिंग हो रही है, लेकिन इतना लंबा काम, और आगे भी बताया गया कि अगले 50 साल और होने वाली है, तो तब भी आपने ये किया, लेकिन नीचे आपने क्लॉज डाल दिया है कि ये तय करना कि कौन सा काम लंबे वक्त के लिए है, कौन सा छोटे वक्त के लिए, ये भी सरकार के हाथ में है। तो फिर आपने लॉ बनाया ही क्यों है? तो अगर आप ही के हाथ में सब कुछ है, तो आप अपनी मर्जी से टेम्पररी मजदूर लगा सकते हो, परमानेंट मजदूर लगा सकते हो। तो लेबर का तो बहुत बड़ा जो सर कह रहे हैं कि बहुत सही में बहुत अलग बीट है। अभी तो सिर्फ इवेंट रिपोर्टिंग हो रही है, और यही है। अब आप बस जाके रिपोर्ट कर दिया कि अभी अभी। इसमें जी सर। गंगा साहब जी, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप इवेंट रिपोर्टिंग करते हैं तो इवेंट्स तो आते जाते रहते हैं, उसमें एक तरह से लोगों की समझदारी नहीं बनती, आप लोगों को एजुकेट नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे दो चीजें होती हैं।
एक तो जब आप इवेंट कोई देखते हैं, मजदूर जब इतने हजारों लाखों की संख्या में देश भर के बड़े सभी शहरों से निकल करके अपने अपने गांव की तरफ जाने लगे, हजारों किलोमीटर चल करके, तब लोगों को दिखाई पड़ा कि अरे ये तो हमारे शहरों में ये लोग भी थे। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो चीज हुई, इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रक्रियाएं थी, जिसको हम कहते हैं प्रोसेसेस। हर इवेंट के पीछे कुछ न कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो बरसों से चली आ रही होती हैं। और जो कोई इवेंट होता है वो शून्य में पैदा नहीं होता, वो हवा में पैदा नहीं होता, हवा में कोई घटना नहीं होती। उस घटना के पीछे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण होते हैं। और जब आप उन प्रोसेसेस को रिपोर्ट करते हैं, तब आप लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये घटनाएं हुई क्यों, इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है। जो हम पत्रकारिता में पढ़ाते हैं ना, 5W1H, यानी कि जिसको हम 6 ककार कहते हैं, कि क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ। ये जो क्यों वाला सवाल है वो इवेंट रिपोर्टिंग में नहीं आता, क्योंकि आमतौर पर इवेंट रिपोर्टिंग में आप 4Ws या मैक्सिमम 5Ws पर आप जाते हैं। लेकिन जो वाई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप लोगों चीजों की खुदाई करना शुरू करते हैं, जानकारियां इकट्ठा शुरू करते हैं कि ये क्यों हुआ, ये घटनाएं हुई क्यों, इसके पीछे क्या कारण था। मैं आपको यहां एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण देना चाहूंगा। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में कई बार महामारियां आई, खास करके 1832 में, 1852 के आसपास हैजे की महामारी के कारण न्यूयॉर्क जैसे शहर में हजारों लोग मारे गए। और जब वो हजारों लोग मारे गए, तब वहां पर एक जर्नलिस्ट जो क्राइम रिपोर्टर था बेसिकली, उसका नाम था जैकब रीस। जैकब रीस ने वहां के स्लम्स में जाकर के, क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस महामारी में भी, जो अभी मौजूदा महामारी है, उसमें जिस हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग मध्य वर्ग और एलिट क्लास के लिए तो संभव है, जो बड़े फ्लैट्स में और बड़े घरों में रह सकते हैं। लेकिन उन मजदूरों के बारे में सोचिए जो एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। धारावी के उस आप स्लम एरिया के बारे में, झुग्गी झोपड़ी के बारे में सोचिए, जहां एक कमरे में 10-10 लोग, 15-15 लोग रहते हैं। वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। न्यूयॉर्क में भी 19वीं शताब्दी में यही हो रहा था। लोगों को इतनी बदतर स्थितियों में रहना पड़ता था, खास करके माइग्रेंट्स को, जो यूरोप भर से लोग वहां आते थे। तो जैकब रीस ने एक लंबी सीरीज लिखी वहां पर, जिसमें उन्होंने लिखा कि हाउ द अदर हाफ लाइव्स, जो बाद में किताब बन करके भी आई। और उसकी रिपोर्टिंग ने पूरे न्यूयॉर्क शहर की, अमेरिका की आंखें खोल दी कि ये जो आधा जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क शहर जो आप जानिए आज की दुनिया में जो चमकती हुई प्रगति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, 19वीं शताब्दी में भी न्यूयॉर्क शहर एक बहुत बड़ा शहर था। वो आधे लोग न्यूयॉर्क के अंदर कैसे रहते हैं, कितनी बदतर परिस्थितियों में रहते हैं। आज दिल्ली में, मुंबई में, बड़े सभी शहरों में आधी से ज्यादा आबादी कितनी बदतर स्थितियों में, स्लम में रहती है, हम में से किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, क्योंकि लोगों को कभी बताया नहीं जाता। ये ठीक उसी तरह से है, जब 9/11 हुआ अमेरिका में, तो अचानक लोगों ने नक्शे पर अफगानिस्तान खोजना शुरू किया कि अफगानिस्तान नाम का ये देश कहां है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था, उनको बताया नहीं गया था। तो मुझे ये लगता है कि ये जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से हमारी मीडिया एक तरह से बहुत ही सीमित तरीके से बहुत कम मामलों को कवर करती है, और जो देश का बड़ा हिस्सा है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो हमारे मीडिया के परिदृश्य से गायब है। वो इनविजिबल लोग हैं। वो ऐसा नहीं कि इनविजिबल है, ये सच्चाई नहीं है, वो विजिबल है, लेकिन हम उनको देखना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। कई बार ये कहा जाता है कि मीडिया जो है वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, यानी जो बेजुबान लोग हैं उनकी आवाज है मीडिया। मैं ये कहता हूं कि वो बेजुबान लोग नहीं है, उनकी भी आवाज है वो, लेकिन वो आवाजें आप सुनना नहीं चाहते और लोगों को सुनाना नहीं चाहते। दरअसल उनके पास भी आवाज है, वो बोलते हैं, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि इस महामारी ने हमारी मीडिया के इस जो इलीट कैरेक्टर है, उसका जो अभिजात्य प्रकृति है, उसको भी एक्सपोज किया है। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि इस क्रिटिसिज्म के बाद भी ऐसे बहुत सारे यंग लोग हैं, यंग रिपोर्टर्स हैं, सर्वप्रिया जैसे और दूसरे ऐसे हजारों, जिनको मैंने छोटे छोटे अखबारों में काम करते हैं, सोशल मीडिया पर ही
उनको कहीं जगह नहीं मिली तो सोशल मीडिया पर ही इस तरह की क्राइसिस के बारे में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। और उन सब लोगों की कोशिशों के कारण ही मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मजबूर होना पड़ा इसको नोटिस करने के लिए। शुरुआत में उन्होंने नोटिस नहीं किया, शुरुआत में इन्होंने इसको केओस की तरह दिखाया, शुरुआत में उन्होंने इसको एक राजनीतिक साजिश की तरह दिखाया, शुरुआत में उन्होंने इसके पीछे एक तरह से सांप्रदायिक साजिश दिखाने की कोशिश की। आप याद करिए मुंबई में जब हजारों मजदूर स्टेशन पर खड़े हो गए तो इसके पीछे कैसे मस्जिदें शामिल हैं और क्या क्या घटनाएं बतानी जाने की कोशिश की गई। तो एक तरह से मुझे लगता है कि मजबूर कर दिया गया मेन स्ट्रीम मीडिया को कि आप भी नोटिस करो। ये जो आपकी सबसे बड़ी फेलियर थी, उन्होंने बहुत देर से इसको नोटिस किया, जब तक ये क्राइसिस एक तरह से ट्रेजेडी में बदल चुकी थी। जब सैकड़ों मजदूर एक तरह से पिछले करीब 1 महीने में आप देखिए तो दुर्घटनाओं में, सड़क पर चलते हुए ट्रक से, बस के एक्सीडेंट में, ट्रक और बस के एक्सीडेंट में, ट्रेन के नीचे आकर के कट करके वो रेलवे लाइन पर जो सो रहे थे लोग, जब इतनी बड़ी ये क्राइसिस हो गई है, ट्रेजेडी में बदल गई, तब आपने इसको नोटिस करना शुरू किया। मैं समझता हूं कि ये हम सब लोगों के लिए और सब खास करके हमारे जो मीडिया पर आश्रित लोग हैं, मुख्य धारा की मीडिया पर आश्रित लोग हैं, उन सब लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। जी सर्वप्रिया जी, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई बीमारी फैलना शुरू होती है, कोई भी संक्रमण शुरू होता है, कोई महामारी शुरू होती है, तो मुमकिन है कि वो एक क्षेत्र विशेष से शुरू हो, एक समुदाय विशेष में उसकी तीव्रता कुछ ज़्यादा हो। लेकिन क्या इसके आधार पर किसी समुदाय को या क्षेत्र को दोषी ठहराना चाहिए? खास तौर पर 2 संदर्भ मेरे सामने इस बात को कहते वक्त। ब्रिटेन में ये पाया गया जब शुरू में संक्रमण के केस बढ़ने लगे कि दक्षिण एशियाई लोगों में ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से भारत में तबलीगी जमात को लेकर के रिपोर्टिंग हुई। तो इस तरह की रिपोर्टिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि मीडिया को क्या इस तरह से किसी समुदाय विशेष को या क्षेत्र विशेष को टारगेट करना चाहिए, या उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए अगर किसी एक समुदाय का या एक क्षेत्र से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत अच्छा चलता है तो लोग इसको मतलब बिकता है तो इसको बेच रहे हैं, जबकि ये कहीं से भी किसी भी जर्नलिज्म की थ्योरी या किसी किताब कहीं कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है कि आप इसको किसी एक कोई चीज लापरवाही है तो उसको लापरवाही की तरह ही दिखाया जाएगा, उसे साजिश की तौर पे नहीं दिखाया जाना चाहिए। लापरवाही थी, बेशक तबलीगी जमात हो चाहे कहीं और लोगों की प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उसको लापरवाही तो दिखाएंगे ना, आप उसको साजिश तो नहीं दिखा देंगे। लेकिन अब दिखाना हमको ये चाहिए कि कैसे कोरोना का प्रभाव अभी भी कितने सारे तबके जिन पे अलग अलग है, कैसे कि आप महिला और पुरुष पर ही अलग है, जो नौकरियां जाएंगी, जो ज्यादा इकोनॉमिक जो क्राइसिस होगा वो महिलाओं पे ज्यादा होगा सबसे ज्यादा अभी। और पहले भी जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और जो बहुत सारे एक्सपर्ट जो काम कर चुके हैं महामारी में, वो लोग बताते हैं कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम शुरू होती है, जो हेल्थ सर्विसेज जो अफेक्ट होती है, वो महिलाओं की अफेक्ट होती हैं, मैटरनल सर्विसेज अफेक्ट होती हैं, तो महिलाओं पर तो और ज्यादा अफेक्ट है। अभी भी पता नहीं आप क्या हम कोई जानते हैं यहाँ पर कि किस तरह से महिलाएं अभी डिलीवर कर रही होंगी हॉस्पिटल्स में, जब ओपीडीज बंद हैं, जब सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज खुली हुई हैं, डॉक्टर्स की कमी है, और जो सारा ध्यान आपका कोरोना पे है। जो हेल्थ सर्विसेज भी हैं, सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को सबसे पहले उठानी पड़ती है, और इकोनॉमिक वह उसको उसी के ऊपर सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा जो ऐसे तबके हैं हमारे देश में भी और बाकी देश में भी जो मार्जिनलाइज्ड हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो उन्हीं के ऊपर हो रहा है। आज आप इवेंट रिपोर्टिंग कर रहे हो मजदूरों की, लेकिन उसमें भी एक तबके हैं, जो तबका एक है, एक वर्ग है, एक जाति है, एक जिसको सबसे ज्यादा इस पे इसका इफेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि वो ज्यादा गरीब है, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, क्योंकि वो हर टाइम हाथ नहीं धो सकते, उनके पास कभी पानी नहीं पहुंचा इतना, उनके पास बाकी सुविधाएं ही नहीं है। और ये बाकी दुनिया में भी हो रहा है। ओबामा ने भी कहा है ये वाली बात कि उनके मूल के जो लोग हैं उन पे इसका ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हाँ वो अगर वो ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, ज्यादा गरीब हैं, या उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, और उनके उसके ऊपर आप एक भेदभाव भी उनके ऊपर लगा दीजिए, पहले ही वो अफेक्टेड है, उसके ऊपर आप ये डिस्क्रिमिनेशन भी लगा दीजिए उनके ऊपर कि नहीं नहीं आप ही लोगों की वजह से फैल रहा है। मैंने सच में एक बहुत अच्छे मीडिया हाउस में एक बहुत पढ़ी लिखी एक महिला को ये बात कहते सुना है कि चौल में मतलब ये चौल के लोगों को सिविक सेंस ही नहीं है कि वो खुद ही सफाई वफाई से नहीं रहते हैं, वो कैसे उनको ज्यादा समझाने की जरूरत है कि सफाई से रहिए करिए। और मैंने फिर ये भी सुना कि किसी ने उनको ये जवाब दिया कि चौल का संबंध गरीबी से है, सिविक सेंस से नहीं है। अगर आपके पास सिविक एम्यूनिटीज नहीं है
तो आपके पास सिविक सेंस कैसे आएगा जब तक आपके पास टॉयलेट्स नहीं है, कुछ नहीं है? तो यही वही समस्या आज भी है, और वो मीडिया के अंदर भी है, जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया के अंदर, और जो बाहर के भी लोग हैं जो बहुत सुपरफिशियल और शैलो लोग हैं, जो यही सोचते हैं कि नहीं नहीं, इन्हीं की वजह से ये चीजें हो रही हैं, ये लोग सफाई से नहीं रहते हैं। अरे भाई, सफाई के लिए सुविधाएं दे तो दीजिए पहले। अगर आपके पास है ही नहीं तो कैसे कोई सफाई रख लेगा? जिसके पास एक बाल्टी पानी है पूरे दिन में, उसमें नहा भी लेगा, वो उसके अंदर हाथ भी धो लेगा, वो कपड़े भी धो लेगा, वो सारा डिस्टेंस विस्टेंस सब कुछ मेंटेन कर लेगा, सफाई कर लेगा कोरोना के लिए, तो नहीं हो सकता। और धीरे धीरे एक दिन ये साजिशें शुरू हो जाती हैं, फिर उस तबके से जिसके पास माइक है, या जिसके पास फेसबुक है, और जिसके पास बस एक शैलो दिमाग है, जो वो जाके लिख देगा कि नहीं नहीं, इन लोगों ने ज्यादा फैलाया है, इन लोगों की वजह से ज्यादा ऐसा है, इन लोगों की वजह से ज्यादा हो गया है। अभी तो खैर रूरल एरियाज में इतना फैला नहीं है, लेकिन जब रूरल एरियाज में फैलेगा तो देखिएगा ऐसी ऐसी बातें भी शुरू हो जाएंगी। तो यही है कि हमको जो करनी चाहिए थी पत्रकारिता, वो ये करनी चाहिए थी कि इसका इफेक्ट किन लोगों पे ज्यादा पड़ रहा है, हम उसको उल्टा बना के मैनिपुलेट करके बता रहे हैं कि इन लोगों की वजह से हम जो कुछ 3-4% जो प्रिविलेज लोग हैं उनके ऊपर कैसे इन लोगों ने सारा इफेक्ट डाल दिया, इन लोगों की वजह से सारा बीमारियां शुरू हो गई और इन लोगों की वजह से कोरोना का विस्फोट हो गया है। तो अभी आप देख लीजिए, विस्फोट वाले जो विस्फोट कह रहे थे, अभी उन्हीं के वहां पर पूरा विस्फोट हो रहा है, उनके न्यूज रूम में पूरा विस्फोट हो रहा है। तो कहने को तो आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन मीडिया अपना रोल तो नहीं निभा रहा है। कोई लिख भी रहे थे, कोई साहब नीचे यहाँ पर, कि हाँ इस वक्त जो एक्चुअली मीडिया का काम होना चाहिए, एंकर्स का या रिपोर्टर्स का, वो तो अपनी तरह से कर ही नहीं रहे हैं। मेरा भी यही मानना है। गंगा साहब जी, एक 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 चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहाँ मैं रखना चाहता हूं। जी आप देखिए कि पिछले 5 शताब्दियों में, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, एक तरह से 14वीं शताब्दी से लें, जो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी महामारी मानी जाती है, उसको ब्लैक डेथ कहते हैं, जो यूरोप में फैला था और एक तरह का वो प्लेग था। और चाहे वो ब्यूबेनिक प्लेग हो या ये न्यूमोनिक प्लेग हो, उसमें करीब 75 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे। यूरोप की एक बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। और उसके बाद से चाहे वो 14वीं शताब्दी का प्लेग हो, फिर 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, हैजा हैजा जिसको आप मतलब अब एक तरह से काबू पा लिया गया। हैजा इस समय दुनिया की सबसे बड़ी और ज्यादा तेजी से फैलने वाली महामारी थी, और दुनिया में 7 बार हैजे की महामारी फैली, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। और अमेरिका से लेकर के, यूरोप से लेकर के एशिया तक इसकी चपेट में आया। 7 बार हैजे की महामारी फैली है। और इन हर महामारी में यह देखा गया कि विभिन्न समाजों में उसका सबसे वर्स्ट, जिसको कहते हैं ना सबसे बदतर, एक मानवता का जो रूप हो सकता है वो भी दिखाई पड़ा, और मानवता का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप हो सकता है, जिसको हम सैक्रिफाइस कहते हैं, वो भी दिखाई पड़ा। इस बार की भी महामारी में आप देखिए तो हमारा बदतर रूप भी दिखाई पड़ रहा है, जिसकी तरफ बहुत सारी चीजों की तरफ सर्वप्रिया ने एक तरह से इशारा किया। मैं भी ये कहना चाहता हूं कि इस बार भी आप देखिए, पहले के मामलों में भी कई बार चर्चों पर अटैक हुआ, बेगर्स को, जो भिखारी थे उनको मारा गया, ज्यूज को मारा गया, डॉक्टरों को मारा गया। मतलब जब न्यूयॉर्क में हैजा फैला तो डॉक्टरों पर हमले हुए, एक तरह से ये कहते हुए कि ये डॉक्टर जानबूझ करके फैला रहे हैं। तो एक तरह का ये जो महामारी के दौरान एक लोगों में जो घबराहट होती है, पैनिक होती है, हर उस तरह की पैनिक में स्केप गोट खोजा जाता है ना? किसी को एक स्केप गोट सोच करके, क्योंकि आपके पास कोई इस महामारी का जवाब नहीं है, विज्ञान भी अभी तैयारी कर रहा है उससे निपटने की। तो इस तरह के मौकों पर आपको स्केप गोट खोजना, किसी को जिम्मेदार ठहरा करके सारा दोष उस पर डाल देना, ये बहुत आम बात है, और हर तरह की महामारी में ये दिखाई पड़ा। लेकिन आज इतनी तरक्की के बाद भी 21वीं शताब्दी में, जब विज्ञान का युग है, आज भी हम स्केप गोट खोज रहे हैं, किसी न किसी को उसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि चीन उसके लिए जिम्मेदार है, कोई कह रहा है कि फलाने इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने एक तरह से उसके मरीजों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, हमने उनको एक तरह से दुश्मन बना दिया है। लोग अपने घर लौट रहे हैं स्वस्थ होकर के, उनको घर में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से ये सारा माहौल बनाने में मीडिया का, सोशल मीडिया की, सबकी बड़ी भूमिका है। पर मैं एक बात यहां ये कहना चाहता हूं कि इसमें सैक्रिफाइसेस भी लोगों ने दिखाए। इसी मामले में आप देखिए, इस महामारी के दौरान बहुत सारे आम लोग घरों से बाहर निकल करके चाहे वो हमारे प्रवासी मजदूर थे, उनकी मदद करते हुए दिखाई पड़े।
जैसे एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। जब ब्रिटेन में प्लेग आया था तो डर्बीशायर में एक गांव है ईम, उस गांव के लोगों ने उस प्लेग के दौरान ये तय किया कि यहां गांव में प्लेग आ चुका है और अगर यहां से हम निकल के भागेंगे दूसरी जगहों पर जाएंगे तो हम इसको फैलाएंगे। तो उस ईम गांव के लोगों ने यह तय किया कि हम क्वारंटीन करेंगे, और ये क्वारंटीन करके उन्होंने उस गांव में ही रहे सब लोग, उस गांव के लोग रह करके, और उसमें करीब सैकड़ों लोग उस गांव के लोग मारे गए उस प्लेग में। वो भाग जाते तो शायद बच जाते, लेकिन उन्होंने तय किया कि हम इस गांव में ही रहेंगे चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम और पड़ोसी गांवों में जाकर के और जगहों पर जाकर लोगों की जान नहीं लेंगे। और एक ये देखिए सैक्रिफाइस का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे बहुतेरे मामले हमारे देश में भी अलग अलग महामारियों के समय दिखाई पड़े। समाज की ताकत, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से सिविल सोसाइटी की ताकत, इस मामले में भी दिखाई पड़ती है। इस बार भी बहुत सारे ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज ने एक तरह से लोगों की जो मदद की है उसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे पत्रकारों का भी मैंने देखा, जो रिपोर्टर्स हैं वो बाहर निकले हैं और वो भी मजदूरों की मदद करते हुए दिखाई पड़े, मरीजों की मदद करते हुए दिखाई पड़े, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल ले जाने में उन्होंने मदद की। तो मुझे लगता है कि हमें इसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसका भी श्रेय देना चाहिए। और हाँ, वो एक सब जैसे सर कह रहे कि वो स्केपगोट, वो सही बात है कि हम एक स्केपगोट ढूंढते हैं कि किसी को बस इल्जाम रख दो किसी के ऊपर और हमारा दिल शांत हो जाता है उसको लेके कि नहीं, ये लोग, बल्कि हमें सबसे सहानुभूति होनी चाहिए, चाहे वो चाइना में है, चाहे इंडिया में है, चाहे वो कोई आम इंसान है, चाहे वो मीडिया का इंसान है, चाहे कोई डॉक्टर है। हर कोई अपना काम कर रहा है और लापरवाही किसी से भी हो सकती है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि भाई कोई जानबूझ के लापरवाही कर रहा है, कोई कई बार काम के दौरान हो जाती है, कोई कल को पता नहीं, मतलब अभी तो ये फैलना शुरू हुआ है, अभी आप लाख से तो अब ऊपर होने लगे हैं, अब देखिएगा कितना ज्यादा, और कल को हमें भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और सोचिए लोग इतना डरे हुए हैं, इस बात से भी डरे हुए हैं कि कोई उनके घर के बाहर स्टिकर ना लगा दे क्वारंटीन का, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सोसाइटी के लोग फिर उनको टारगेट करने लगेंगे या उनसे बचने लगेंगे, उनको परेशान करने लगेंगे। तो ये जो डर है वो इसलिए क्योंकि हम समाज के तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस एक दूसरे पे उंगलियां उठाना चाह रहे हैं। और चाहे अब अभी भी कहीं से भी कोई न्यूज आ रही है तो इस तबके वाले दूसरे वाले को कह देते हैं कि तुम्हारी वजह से है, कोई कह रहे तुम्हारी वजह से है, या उस चीज का मजाक बना रहे हैं कि देखो तुम्हें भी हो गया और ये सब। तो वो नहीं होना चाहिए। आप गंगा साहिब जी, आप पूछ रहे थे कुछ। जिन मित्रों ने बाद में शुरू किया उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज हम बात कर रहे हैं महामारी और मीडिया विषय पर, और हम अंतिम चरण में हैं। हम आपके सवालों को भी लेंगे। मैं बीच बीच में स्क्रीन पर वो सवाल दिखा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सवाल रोमन स्क्रिप्ट में करेंगे तो वो यहाँ विजिबल होंगे, दिखाई दे सकेंगे। और ये बातचीत हम मेरे फेसबुक पर और तर्कश नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर सुन सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे सरप्रिया जी कि जिस तरह से पूरी रिपोर्टिंग हुई है और किसी खास तबके को लक्षित करके जो रिपोर्टिंग हुई, और कुछ तबकों के बारे में बिल्कुल भी रिपोर्टिंग नहीं हुई। मजदूरों को लेकर के तो हमने बात की, लेकिन आनंद जी ने इशारा किया कि जैसे आदिवासियों को लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं है, दलितों पे क्या असर है, सफाई कर्मचारियों पे क्या असर है, उसको लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं है। मैं उनके बारे में सोचता हूँ जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, घरों में बंद हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, विकलांग हैं, विकलांगों के साथ में क्या बीत रही है, हमारे रिपोर्टर वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये उनकी संवेदनशीलता की कमी है या उनकी ट्रेनिंग की कमी है? बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ पे तो फिर भी हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी में हमने कई रिपोर्ट्स की हैं, सफाई कर्मचारियों पे भी की है, विकलांगों पे भी की है, और दूसरे समाज के दूसरे वर्ग पे भी की है, महिलाओं पे भी की है। ये सब है, लेकिन हाँ, ये एक जगह एक दो जगह आने से इससे तो कोई फायदा नहीं ना। जब इतना बड़ा मीडिया है हमारे देश में, इतनी मैगजीन्स हैं, इतना अखबार हैं, इतने सारे टीवी चैनल्स हैं और इतने सारी वेबसाइट्स हैं, उसके बावजूद भी एक बड़ा नंबर रियल जर्नलिज्म का नहीं आ पा रहा है, रियल स्टोरीज का नहीं आ पा रहा है। तो सच बात है कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब, अब इसका भी मैं किसके ऊपर इल्जाम लगाऊं कि क्या उन रिपोर्टर्स में संवेदनशीलता की कमी है, या एडिटर्स में संवेदनशीलता की कमी है, या वो वहां पर नहीं सोचना चाहते हैं। किस पे हम इल्जाम लगा सकते हैं कि ये दोनों तरफ से इसको शायद कलेक्टिवली हमको इसे अपनाना चाहिए कि हाँ, ये हम मीडिया की कहीं ना कहीं कमी है, चाहे उसमें एडिटर्स भी हैं, चाहे रिपोर्टर्स भी हैं।
क्योंकि अब मैं ये कहूंगी कि रिपोर्टर्स की कमी है तो कहा जाएगा कि एडिटर्स तो उनको नहीं करने देते हैं, और अगर कहा जाए कि एडिटर्स नहीं करना चाहते तो कहा जाए कि रिपोर्टर्स भी नहीं करना चाहते हैं, उनको भी अलग ही हवा हवाई खबरें करना ज्यादा पसंद है, बजाय कि इस तरह की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं जिनमें मैं बस सही बता रही हूँ कि इनमें नंबर्स बिल्कुल नहीं आते। मैं खुद एक मीडिया संस्थान में काम करती हूँ, वेबसाइट है, सही में अगर आप ऐसे स्टोरीज करते हो सच में बहुत कम लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं, ये सच बात है। लेकिन फिर भी ये तो उस संस्थान की अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए, मीडिया की कमिटमेंट होनी चाहिए कि चाहे कम पढ़े चाहे ज्यादा पढ़े, आपको ये खबर तो लानी ही पड़ेगी सामने। लेकिन हाँ, अब लोग नहीं पढ़ते तो इसलिए लोग करते भी नहीं है इस तरह की स्टोरीज। तो क्या कहा जाए, मैं इसको कलेक्टिवली इसको कहूंगी, कलेक्टिव हम लोगों का एक कमी है ये, और इसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसको हमें अपनाना चाहिए, इसको मानना चाहिए कि हमारी कहीं कमी रही है। आज मैं देख रहा था कि इस महामारी की रिपोर्टिंग के दौरान कई देशों में पत्रकारों को सेंसरशिप झेलनी पड़ी है, उन्हें कई इलाकों में घुसने से रोका गया, और उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट जिसमें कि सरकार की कहीं गलती दिखाई देती है तो ऐसी रिपोर्ट्स के लिए उनको दंडित करने की कोशिश हुई है। पूरी एक लिस्ट है जिसमें हजारों पत्रकारों की, दुनिया भर के पत्रकारों की सूची है, भारत के भी पत्रकारों की सूची है। तो ऐसे में एक पत्रकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक पत्रकार कैसे इन चुनौतियों का सामना करें? आप में से जो भी जवाब देना चाहें इस बात पर। आनंद देखिए, सर प्लीज। मैं ये समझता हूं कि किसी भी पत्रकार का जो सबसे बड़ा डिफेंस है या उसके लिए रक्षा का विषय हो सकता है, वो है एक तरह से फैक्ट्स। फैक्ट्स इज योर बेस्ट डिफेंस। अगर आपकी तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग है तो कोई भी सरकार या कोई भी मतलब एजेंसी आप पर कार्रवाई करने से पहले सोचेगी। लेकिन अब जैसे इसी मामले में देखिए, इस महामारी की रिपोर्टिंग के दौरान जिस तरह की कई चैनलों में या वेबसाइट्स पर रिपोर्टिंग हुई है, सनसनीखेज रिपोर्टिंग, या आप कहिए कि कम्युनल कलर देने वाली रिपोर्टिंग, या इस्लामोफोबिया बढ़ाने वाली जो रिपोर्टिंग हुई है, अब इस मामले में कई मामलों में सरकारों ने एफआईआर भी किया है, कई जर्नलिस्ट लोगों के, एडिटर लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। तो अब आप क्या इस मामले में ये कहेंगे कि ये गलत फैसला है? मतलब हमें इन इन दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि कई देशों में जहां ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर वो सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहती है, वो चाहती है सच्चाई को छुपाया जाए। और ये भी कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अब तक दुनिया में जितनी महामारियां इससे पहले भी आई हैं, वहां सरकारें आमतौर पर सच्चाई को छुपाना चाहती हैं। ये एक जनरल एक तरह से टेंडेंसी है। बिल्कुल। एक आम ये माना जाता है। एक अमेरिका के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुए हैं, राइटर हुए हैं, आईएफ स्टोन, उनकी एक पत्रिका भी बहुत मशहूर निकलती रही है। तो वो एक वाक्य कहा करते थे, मैं समझता हूं वो हर सरकार पर लागू होती है। उनका कहना था, एवरी गवर्नमेंट लाई, हर सरकार झूठ बोलती है। तो अब एक काम तो इस मामले में सच्चाई ये है कि ये पत्रकारिता का काम है कि वो सच को सामने ले आए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट स्पीकिंग ट्रुथ टू द पावर, यानी सत्ता के सामने सच्चाई को ले आना। और सच्चाई को सामने ले आने में कई बार आप जानते हैं गंगा सहाय जी, खतरे भी होते हैं, एक तरह से खतरे उठाने पड़ते हैं। आप तो साहित्य के अध्यापक हैं, आपने मुक्तिबोध को पढ़ा ही है कि कई बार अभिव्यक्ति के लिए खतरे उठाने पड़ते हैं। तो अभिव्यक्ति के जो खतरे हैं वो उठाने पड़ेंगे, और कई बार इसमें मैं समझता हूं कि पत्रकारों को उत्पीड़ित भी होना पड़ता है। लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे कि ऐसे मामलों में समाज भी उनके साथ खड़ा होता है, जो सच्चाई की बात करते हैं। हो सकता है शुरू में उनको निशाना बनाया जाए, लोगों को पसंद ना आए। जो सर्वप्रिया सांगवान कह रही है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर एक तरह से सोसाइटी पोलराइज्ड है, इतनी ज्यादा ध्रुवीकृत हो चुकी है सोसाइटी, वहां कंफर्मेशन बायस एक तरह से लोगों के अंदर इतना बढ़ चुका है कि वो सच्ची बात भी सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए इसको एक तरह से पोस्ट ट्रुथ युग कहा जा रहा है। पर बावजूद इसके, इस तरह के संकट के समय, अब ये एक बहुत मतलब ये भी एक खास बात है कि जो लोग अभी तक झूठ सुन रहे थे, कंफर्मेशन बायस के तहत अपने जो पसंद की चीज थी वो जानना चाहते थे, लेकिन जब संकट आया और जब उनकी जान पर बन आई है, तब उनको भी अब फैक्चुअल जानकारी चाहिए, क्योंकि अब उनकी भी जान संकट में है।
और मुझे लगता है कि हर समाज को ये रियलाइज होता है देर या सवेर। दूसरी बात यह है कि जो सरुप्रिया कह रही थी कि लोग नहीं देखना चाहते इस तरह की, दरअसल हमने उनका टेस्ट खराब कर दिया है। उनको हमने ये ऐसा बना दिया है कि अगर आप उनको इस तरह की रिपोर्ट करती कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होने की संभावना है, वो जो सुनना चाहते कि नहीं ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमने ही उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी है। वो इस तरह की सनसनीखेज चीजों को पढ़ने की, जो जितना ज्यादा सनसनीखेज हेडिंग लगाएगा वो उतना ज्यादा खींच सकता है दर्शकों को। तो हमने उनको इस तरह का बना दिया है और अब वो हम पर ही भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वो इसी तरह की चीजें मांग रहे हैं। हाँ, मतलब अगर आप उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोग वहां से कमेंट कर रहे हैं कि आप तो हमें डरा रहे हैं, आप पॉजिटिव बातें बोलिए। अरे पॉजिटिव कैसे बोले आप? आपको खुश होना चाहिए कि आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जितने ज्यादा हम जहां से भी कलेक्ट कर पा रहे हैं, जितना भी लेटेस्ट बोल पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव बातें क्यों कह रहे हो। मतलब आप सोचिए कि उनको सही जानकारी नहीं सकती है, ये कमेंट्स आते हैं लोगों के। और आप देखिए जो पत्रकार लोग भी जाकर अभी हेल्प कर रहे हैं लोगों की रास्ते में, चाहे पीछे से चाहे आगे से, उस पे भी लोगों के इतना सर जैसे कह रहे पोलराइज्ड है। मतलब उस पे भी कमेंट, उस पे भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्यों नहीं मदद कर दी, आप अपनी गाड़ी में बैठा के इनको बिहार तक क्यों नहीं छोड़ा है, आपने इनको बहुत सारे पैसे क्यों नहीं दे दिए। ये कैसे संभव है? किस लेवल तक संभव है कि आप कितनी मदद करें? अगर आप उसको टीवी पे दिखा देते हैं उस मदद को, तो आप एक तबका कहेगा कि आप तो दिखावा कर रहे हैं, आप तो ड्रामा कर रहे हैं। आप नहीं दिखाएं तो फिर वो सवाल आता है कि आप कर क्यों नहीं रहे हैं, आप इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब हर चीज में आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी मुझे लगता पॉलिटिकली है कि करेक्ट हो जाइए, लेकिन जी मुझे लगता है सरोप्रिया, इसमें हमें जैसे पत्रकारिता और लोगों से सवाल करती है, वैसे हमें भी सवालों से डरना नहीं चाहिए। लेकिन जो 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 कुछ जी सेंसिबल क्वेश्चंस हैं जो मीडिया से पूछे जा रहे हैं, जैसे इसी चर्चा हम्म में हमने बहुत सारे सवाल उठाए, तो अब मुझे लगता है कि ये सेंसिबल सवालों को हमें भी सुनना चाहिए। लेकिन जो नॉन सेंसिबल क्वेश्चन है, जो जानबूझ करके टारगेटिंग करने के लिए हैं, उसको लोग भी समझते हैं, उसको इग्नोर करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम्म लोग सवाल पूछेंगे, लोग इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन हमें अपना काम करते हुए ही लोगों की बात को और लोगों की समझ को बदलना है। ये कोई आसान काम नहीं है। हम जिस तरह बिल्कुल के दौर में रह रहे हैं उसमें ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन धीरे धीरे मैं समझता हूं कि लोग रियलाइज करते हैं, अपने फॉल्ट को रियलाइज करते हैं। आप जैसे देखिए इन दिनों इस्लामोफोबिया जो फैलाया जा रहा था वो अब कम हुआ है, क्योंकि अब जिस तरह से वो फैलना शुरू हुआ और वो बाकी तबकों में भी फैल रहा है, न्यूज चैनल के दफ्तर में भी फैल रहा है, तब तो अब ये बात सबको समझ में आ रही है कि किसी को भी हो सकता है। और इसके लिए वो व्यक्ति जिसको हुआ है वो दोषी नहीं है, उसने जानबूझ करके खुद अपने को संक्रमित नहीं कराया है। ये बात हमें लोगों को बतानी पड़ेगी। ये उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर आपने इसको स्टेगमेटाइज कर दिया तो ये हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि लोग घरों में बंद रहेंगे, जानबूझ करके बताएंगे नहीं कि उनको संक्रमण हुआ है और लोगों को फैलाएंगे। अपने संक्रमण के आखिरी स्टेज में हॉस्पिटल जाएंगे और उस समय तक बात खराब हो जाएगी, मौतें ज्यादा होंगी। तो बिल्कुल स्टेगमेटाइज करने से लोगों को बचाना पड़ेगा और इसमें हम्म मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, ताकि लोग खुल करके सामने आए, लोग बताएं कि हमको अगर ये समस्या है तो हम जाकर के हॉस्पिटल में जाएं, डरे नहीं। उनको लोगों को सहारा देना पड़ेगा। एक आखिरी बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। लगातार हम लॉकडाउन में हैं और एक महामारी झेल रहे हैं, तो ऐसे दौर में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग होनी चाहिए। पर्याप्त रिपोर्टिंग नहीं हुई है। लोग किस तरह के तनाव झेल रहे हैं। जैसे इस तरह की रिपोर्ट्स आई है, तमाम देशों में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। जो जहाँ पर यूरोप के देशों में लॉकडाउन है लंबे समय से, वहां पर नई नई मानसिक बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, इतने तनावग्रस्त हैं। तो उस दिशा में मुझे लगता है हमारे यहाँ पे बहुत कम रिपोर्टिंग हुई है। नहीं, आप आपने एक बहुत ही दुखती रग पर हाथ रख दिया है। एक तरह से ये एक जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन जर्नलिज्म, एक तरह से लोगों को समाधान भी देना, लोगों को गाइड भी करना, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और होनी चाहिए। आज के समय में इस तरह के साइकोलॉजिस्ट से और बाकी लोगों से बात करके ये बातें सामने लानी चाहिए। जी, अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं और उसके बाद हम खत्म करेंगे। हमारी बातचीत लगभग आखिरी दौर में है। प्रेम पवार हैं, उन्होंने पूछा है कि मीडिया में लंबे अरसे से फेक न्यूज़ की और जो इस महामारी को लेकर के भी तरह तरह की फेक न्यूज़ आती है,
फेक न्यूज को लेकर बार बार सवाल उठता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। तो कैसे हम एक आम नागरिक के तौर पर फेक न्यूज से कैसे लड़ें? मुझे ये लगता है कि इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि लोगों को किसी भी मीडिया को देखते हुए जो आम तौर पर जो हमारा कॉमन सेंस है ना, जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, जो कि एक तरह का क्रिटिकल थिंकिंग है, किसी भी चीज को आंख मूंद करके भरोसा मत करिए। जो हमारे एक मित्र हैं दिलीप मंडल जी, वो कहते हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में हर चीज पर संदेह करिए। ये जैसे आप कहते हैं ना, बुद्ध ने भी कहा था कि हर चीज पर संदेह करो, थोक बजा करके देखो और तब उस पर विश्वास करो। तो फेक न्यूज से लड़ने का एकमात्र तरीका ये है ना, ये जो सुबह सुबह उठ करके हमारे सारे भाई बंधु लोग व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करने लगते हैं ना, मतलब जो भलाई की सप्लाई शुरू हो जाती है सुबह सुबह से, ये फॉरवर्ड करना लोग बंद करें। पहली बात तो ये कि जो भी आपके पास सूचना आ रही है आप उसको पढ़िए, दिमाग लगाइए, सोचिए, सवाल करिए। तो सवाल करिए, संदेह करिए, और तब आप जब कंफर्म हो जाइए तभी किसी चीज को फॉरवर्ड करिए, फॉरवर्ड करना बंद करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आप जानकारियां आप तक पहुंचती हैं उसके बारे में सोचिए कि क्यों लोग आपके पास भेज रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, ये कौन लोग भेज रहे हैं। तो आपको इस तरह की, जिसको हम कहते हैं ना, एक तरह की क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक समझ बनानी पड़ेगी। दूसरी जो चीज है जिसके बारे में सर्वप्रिया भी कह रही थी, मीडिया लिटरेसी क्रिएट करनी पड़ेगी। मीडिया लिटरेसी का मतलब ये कि हमें एक तरह से मीडिया साक्षरता, यानी एक, हम हो सकता है पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मीडिया का जो कंटेंट है, जो फोटो आ रहा है, आजकल फोटोशॉप भी हो सकता है, आजकल डीप फेक आ गया, आपकी आवाज भी बनाई जा सकती है। तो इस सब के बारे में आपको सचेत रहना पड़ेगा। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब काफी ज्यादा सूचनाओं की बम्बार्डमेंट हो रही है। तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम इन सूचनाओं के माने मतलब कैसे समझें, इसके लिए किस सूचना का क्या मतलब है, उसको हम कैसे देखें, उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, इसके पीछे भेजने वाले का क्या मकसद हो सकता है। इन सब सवालों को सवाल करना सीखिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आप फेक न्यूज से नहीं लड़ सकते हैं। जब तक आप संदेह नहीं करेंगे आप फेक न्यूज से नहीं लड़ सकते। एक सवाल है रोहन रुंजा जी का। उनका कहना है कि कुछ समय पहले बीबीसी पत्रकार राजेश प्रियदर्शी ने अपने एक लेख में बताया कि लॉकडाउन के बाद जो मजदूरों का पलायन शुरू हुआ है उसमें वर्ण व्यवस्था की भी साफ झलक देखी जा सकती है। उनका कहना है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने मजदूरों के पलायन के इस पक्ष को नहीं दिखाया, क्या ये पक्ष आपको दिखाई देता है? मुझे लगता है ये पक्ष है। हमारे जो समाचार कक्ष हैं, हमारा जो न्यूज रूम है, उस न्यूज रूम में अभी भी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है पूरा। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे माइनॉरिटीज से हो, या समाज के विभिन्न तबकों से आने वाले लोग हों, उनकी भागीदारी हमारे न्यूज रूम में नहीं है, हमारे समाचार कक्षों में नहीं है। इसलिए उस तरह की सेंसिटिविटी भी नहीं है, संवेदनशीलता भी नहीं है, और उस तरह के मुद्दों की समझदारी भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का असर हमारी रिपोर्टिंग, हमारी समझदारी पर भी होता है। और हमारे न्यूज रूम में एक तरह का डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, एक तरह जिसको हम कहते हैं ना, लोकतांत्रिक घाटा है। अगर मीडिया एक लोकतांत्रिक मंच है तो उस पर हमारे देश के अंदर रहने वाले सभी समुदायों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान परिवारों से आने वाले, गरीब परिवारों से आने वाले लोगों की भागीदारी अगर न्यूज रूम में होगी, मजदूर परिवारों से आने वाले लोगों की भागीदारी होगी, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले लोगों की भागीदारी होगी, तो आपके चैनल का कंटेंट, आपके अखबार का कंटेंट पर उसका असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। एक सवाल ये आपसे, एक और सवाल है मनीष जैसल का, कि इनका कहना है कि आपने कहा जो स्पेशलिस्ट रिपोर्टर्स नहीं है उस तरह से, तो मजदूरों की रिपोर्टिंग अगर कोई करना चाहता है तो उसको दलित तबके से जुड़ा हुआ या वामपंथ से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, और इसके लिए कोई कोर्स में खास स्थान भी नहीं है कि हम इस तरह से वंचित तबकों के बारे में रिपोर्टिंग सीखें कि कैसे रिपोर्टिंग की जाती है, ये भी हमारे समाज के महत्वपूर्ण हिस्से। तो क्या पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ जोड़े जाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि देश भर के पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों पर इस पर जरूर विचार करना चाहिए।
आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है मनीष जैसल जी ने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आईएमसी के पाठ्यक्रम में ये सारे पहलू रिपोर्टिंग के पेपर में शामिल हैं कि महिलाओं की रिपोर्टिंग, आदिवासी दलित समुदाय की रिपोर्टिंग, या उनके मुद्दों को कैसे देखा जाए, श्रमिक मामलों को कैसे देखा जाए, ये सारे पहलू हैं उसमें। और हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इसके बारे में संवेदनशील बनाया जाए, रिपोर्टर्स को। एक बड़ी समस्या ये भी, अब मैं इसका मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं, हमारे मीडिया संस्थानों में कोई समस्या नहीं है, ट्रेनिंग में कोई समस्या नहीं है। ट्रेनिंग में भी समस्या है, ट्रेनिंग को भी इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, हेल्थ की रिपोर्टिंग पर हम लोगों ने शुरू में इतनी बात की, पर सच्चाई ये है कि हमारे मीडिया संस्थानों में जहां विद्यार्थियों को पत्रकारिता में प्रशिक्षित किया जाता है, वहां हम हेल्थ के बारे में, लेबर के बारे में स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग नहीं सिखाते। साइंस और टेक्नोलॉजी को कैसे रिपोर्टिंग करें ये नहीं सिखाते। हम साइंस और टेक्नोलॉजी का रिपोर्टिंग मतलब ये समझते हैं कि नया मोबाइल फोन कौन सा आया है और उसमें कितना जीबी रैम है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग। पर ये साइंस और टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग नहीं है। लेकिन अब मुश्किल यह है कि इस समय मीडिया का जो ढांचा है उसमें रिपोर्टिंग, साइंस का रिपोर्टिंग करने का मतलब यही है कि किसी भी विश्वविद्यालय में कि टमाटर में खाने से क्या हो सकता है, या मान लीजिए कि गोभी खाने से क्या हो सकता है, छोटे से एक समुदाय पर की गई एक जांच को या रिसर्च पेपर को सबके लिए बता दिया जाता है। तो इस तरह की समझदारी करने की जरूरत है। मैं समझता हूं ये सवाल बिल्कुल जायज है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि रूरल रिपोर्टिंग यानी ग्रामीण भारत के बारे में भी रिपोर्टिंग को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं गंगा सहाय जी, और यहाँ सर्वप्रिया जी हैं, उनके सामने ही मैं कह रहा हूं कि जैसे ये डिबेट काफी वर्षों से चल रही है कि जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको गांव में इंटर्नशिप करनी चाहिए, 6 महीने कम से कम या साल भर उनको गांव में जाकर के रहना चाहिए। ठीक उसी तरह मैं भी मानता हूं कि हमारे जो जर्नलिज्म स्कूल से निकले हुए लोग हैं, मीडिया संस्थानों से पढ़कर निकलने वाले लोग हैं, उनकी पहले 6 महीने की या साल भर की रिपोर्टिंग असाइनमेंट उनको ग्रामीण इलाकों में भेजना चाहिए, वहीं उनको इंटर्नशिप कराना चाहिए। उनको शहरों से गांवों की तरफ भेजने की जरूरत है। अभी तो ये सब सुनकर लग रहा है कि ये बड़ा यूटोपियन सा एक वो है, क्योंकि सोच ही नहीं नहीं सकते कि अभी हमारे जो नहीं मैं स्ट्रक्चर है समझ फिलहाल। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम बातें नहीं करते इसलिए हमें यूटोपियन लगता है। आप बातें करने बिल्कुल। लगिए, इस पर खूब बातें करिए, देखिए ये मुख्य धारा का विचार बन जाएगा। हम अक्सर कई बार सोचते हैं कि ये यूटोपियन विचार है इसलिए उस पर चर्चा नहीं करते, और कभी भी वो मेन स्ट्रीम नहीं बन पाता। आप खूब बोलिए, जितना बोलेंगे। जैसे गंगा साहब जी बैठे हैं, जब आदिवासियों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर न्यूज रूम में उनकी भागीदारी कम है, इस सवाल को उठाया जाने लगा। पहले यूटोपियन बात थी, लेकिन धीरे धीरे पिछले 10-15 सालों में ये एक बड़ा सवाल बन गया है। बहुत सारी जगहों पर, अमेरिका में ये सवाल इतना बड़ा बन गया कि न्यूज रूम में डाइवर्सिटी का सवाल वहां एक बड़ा सवाल है। तो जो यूटोपियन लगता है शुरू में, वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम हो जाता है जब सब लोग उस पर बात करने लगते हैं। मेरे कई पत्रकार मित्रों से मैं कहता हूं तो उन्होंने मुझसे बातचीत बंद कर दी है। मैं उनसे कहता हूं आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, इसमें डाइवर्सिटी लेकर के आइए और सब मुद्दों पे बात करेंगे, प्रगतिशील बनेंगे, मुसलमानों के मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन डाइवर्सिटी नहीं चाहते, डाइवर्सिटी के पक्ष में। लेकिन बात शुरू होगी ये तो चल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, धीरे धीरे लंबे समय तक नहीं चल सकता जी। मेरे ख्याल से बहुत सवाल है और काफी देर हो गई है। मैं एक आखिरी सवाल सिर्फ रखना चाहता हूं कि महामारी की रिपोर्टिंग के दौरान एक नव प्रशिक्षु पत्रकार है आपके यहाँ से निकला हुआ, किन बातों का ध्यान रखे, कैसे वो रिपोर्टिंग करे, इस पे बातचीत करके हम खत्म करेंगे। मैं समझता हूं कि पहली बात कि उसको फैक्ट्स के बारे में, तथ्यों के बारे में बिल्कुल श्योर होना चाहिए किसी भी चीज को लिखने से पहले। दूसरी बात, उसको रिसर्च करने का और रिसर्च करके जानकारियां इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरी चीज, उसको संवेदनशील होना चाहिए, सरोकार वाला होना चाहिए। संवेदनशीलता और सरोकार अगर उसके पास हो तो वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से रिपोर्ट कर सकता है। आपको जिसको कहते हैं ना कि शौके दीदार है तो नजर पैदा कर, तो मुझे ये लगता है कि वो नजर पैदा करने के लिए हमारे अंदर संवेदनशीलता और सरोकार, कि हमारे समाज में किस तरह के लोग रहते हैं,
हमारे समाज की जो समझ होनी चाहिए, हमारे इतिहास की जो समझ होनी चाहिए, जो हमारे अर्थतंत्र की समझ होनी चाहिए, वो एक सभी प्रशिक्षु पत्रकारों में होना चाहिए। अगर वो उनके अंदर होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग सीखते हैं, कोई भी एक दिन में किसी चीज को नहीं सीखता, कोई भी एक दिन में बहुत बड़ा पत्रकार, बहुत अनुभवी पत्रकार नहीं होता। अनुभव हमें फील्ड में जाने से मिलता है, लोगों के बीच जाने से मिलता है। ये आपके लिए एक मौका है, आप जाइए, सीखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जितना फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी समझदारी बढ़ेगी। देखिए सर, ये आखिर में एक कमेंट ये आया है कि भिंडी बाजार वाले चैनलों को सीखना चाहिए कि इस तरह से शालीनता से भी बात की जा सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे दर्शकों श्रोताओं की तरफ से आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और मुझे लगता है कि जरूर न केवल पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए बल्कि हमारे सभी मित्रों के लिए ये बातचीत उपयोगी और सार्थक रही, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि क्या हमारी अपेक्षाएं हैं मीडिया से, और किन अपेक्षाओं पे वो खरा उतरा है, किन अपेक्षाओं पे नहीं उतरा है। हम निश्चित तौर पर उन पत्रकारों के साथ खड़े हुए हैं जो अपने जीवन को जोखिम में डालकर लगातार सड़कों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग संक्रमित हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको सलाम करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। हम ये खत्म करते हैं। शुभ रात्रि, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।